चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11 के देखेंगे। क्लास 11 सब्जेक्ट देखेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग देखे थे अभी तक अध्याय 4 तक के हम लोग पढ़ चुके हैं। अध्याय 5 की बारी आज अध्याय 5 हम लोग देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पुष्पी पादपों की अकार्यकी। ठीक है, पुष्पी मतलब यहाँ पर बोलने ये जा रहे हैं कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मतलब जो है पुष्पी जो पौधे होते हैं उनकी मॉर्फोलॉजी के आधार पर इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि पुष्पी पौधों में जो पौधे होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती है और उस चीज़ें का जो है अकार्यकी के बेस पर भी हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे परिचय मतलब इंट्रोडक्शन देखेंगे किसकी, पुष्पी पादपों की जो है अकार्यकी के बारे में हम लोग उनकी इंट्रोडक्शन देखेंगे। अकार्यकी का महत्व, मॉर्फोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखेंगे कि क्या क्या उनके महत्व होते हैं। पुष्पी पादपों के भाग भी देखेंगे, उनकी पार्ट्स देखेंगे, प्लांट्स फ्लावरिंग प्लांट्स के, एंड जड़ की आकारकी। ठीक है, जड़ की आकारकी मतलब रूट्स ऑफ मॉर्फोलॉजी, मतलब इनकी जो है रूट्स जो है अलग अलग टाइप के होते हैं। कोई मूसला जड़ होते हैं और मूसला जड़ के बारे में भी देखेंगे, और उसके बाद जो है अपस्थानिक जड़ भी देखेंगे। बहुत सारी जड़ होती हैं जो अलग अलग जो है आकारकी के होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि बरगद के पेड़ के जो रूट्स होती हैं वो ऊपर से भी निकलती है और नीचे में भी रहती हैं। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे तुलसी के पेड़ की जो रूट्स रहती हैं कितनी कम जगह स्पेस में रहती है, कोई ज़्यादा अंदर जाती है भूमि स्थल की, कोई कम में रहती है। तो इस प्रकार अलग अलग जड़ होती हैं। आप देख सकते हैं एक जो है पुष्पी जो पादप होती है यानी कि पुष्पी प्लांट के बारे में बात करें तो पुष्पी प्लांट में क्या क्या चीजें होती है नॉर्मली, तो देखें तो पुष्पी पादपों में हम लोग नीचे से जाएं तो यहाँ पर सबसे नीचे में बात करें तो यहाँ पर रूट्स पाई जाती है। वो जो रूट्स होती है वो दो टाइप के रूट्स यहाँ पर देखने को मिलती है। एक होती है लार्जेस्ट रूट्स होती है जो कि एकदम निचली सतह पर भूमि के चली जाती है, और जो दूसरी जो रूट्स होती है उनके सहारा प्रदान करने के लिए ऊपरी भूमि के ऊपरी स्थान पर मिलती है। तो इस प्रकार रूट्स जो है फ्लावरिंग प्लांट में देखा गया है। अब ये जो सीधी हुई जो रचना दिखाई दे रही सीधी से, वो क्या है, यहाँ पर जो सीधी स्टेम है, क्या है स्टेम, स्टेम मतलब उनकी तना है जो संपूर्ण जो पौधे हैं उनको एक जगह स्थिर पकड़ के रखती है संपूर्ण पौधे को। तो जो है तना है जो उनकी रीढ़ की हड्डी। ठीक है, अब ये देखें ये जो है क्या है, लीफ है। एक फ्लावरिंग प्लांट में रूट्स पाई जाती है, स्टेम पाई जाती है, लीफ पाई जाती है मतलब पत्तियां पाई जाती है, और यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है, ब्रांच है। क्या है, ब्रांच। और ब्रांच में देख सकते हैं यहाँ पर जो है लीफ भी है और फ्लावर भी है। ठीक है, उसके ऊपर में जाएंगे तो यहाँ पर देख रही हैं कि जहाँ पर जो पुष्प होती है या फिर उनके फल होती है उनके किनारे में क्या संरचना मिलती है, कलिका का नोड, जिसको बोलते हैं नोड, कलिका संरचना बनती है। और सबसे ऊपर में टॉप में जाएंगे तो फ्लावर मिलेगी जिसको हम लोग फूल बोलते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं फूल के निचले हिस्से में यहाँ पर देखो ये क्या है, इनकी फ्रूट्स है यानी कि फल। तो ये सारी संरचनाएं जो है एक पुष्पी पादपों में मिलती है। अब इनकी आकारिकी के बेस पर देखें तो इंट्रोडक्शन देखना चाहें हम लोग तो इंट्रोडक्शन में क्या देखते हैं, किसी भी जीव अथवा वस्तु को दिखाई देने वाली बाहरी रचना उनकी फलस्वरूप यानी कि आकार कहा जाता है। बाहरी रचना क्या है, उनकी स्वरूप या आकार। प्रत्येक जीव का आकार एक विशिष्टता के लिए होती है, दूसरे जीव से भिन्न होती है ना। ये क्या है, दूसरे जीव से भिन्न होती है और उसी भिन्नता के कारण ही हम उसे पहचान सकते हैं कि ये पौधा है वो पौधा है। यदि सभी पौधे एक जैसे होंगे तो हम उसको नॉर्मली पहचान नहीं पाएंगे। यदि मैं बोलूं तुलसी का पौधा या पीपल का पौधा सेम है तो हम उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये तुलसी है कि ये पीपल का है। तो उसमें क्या है, मॉर्फोलॉजिकल के बेस पर उसको अलग अलग रखा गया है। जैसे कि हमने अभी पिछले कक्षा में पढ़े थे, पिछले अध्याय में पढ़े थे, चौथा अध्याय जंतु जगत में, तो जंतुओं में भी क्या है अलग अलग जो है संघ में अलग अलग जंतुओं को रखा गया। उसी प्रकार यहाँ पर जो है फ्लावरिंग आकारिकी के बेस पर, मॉर्फोलॉजिकल के बेस पर उन्हें अलग अलग समूह में रखा गया है। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग जान सकते हैं कि ये पौधा है और ये नहीं है, इस प्रकार से। तो कोई भी दो जीव एक ही आकार के नहीं होते हैं, इनकी यह भिन्नता बाहरी आकार के साथ उनकी आंतरिक संरचना में भी होती है। जीव
विज्ञान के विद्यार्थी को जीवों की पहचान और वर्गीकरण के अध्ययन के लिए बाह्य आकार का ज्ञान अनिवार्य होना चाहिए और जीवों के स्वरूप के उनके बाहरी आकार का अध्ययन कराने वाली जीव विज्ञान की शाखा उनकी क्या कहलाती है? मॉर्फोलॉजी। क्या कहलाती है? अकारिकी। तो अकारिकी सबको समझ में आ गया ना? अकारिकी का मतलब यह है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब जितने भी यहाँ पर जीव विज्ञान के जो स्टूडेंट हैं उनको क्लासिफिकेशन के बेसिस पर उनको पहचान में आ जानी चाहिए कि ये पौधा है या इस जंतु को इस समूह में रखा गया है, या फिर हम लोग प्लांट किंगडम भी पढ़े हैं, उसी प्रकार एनिमल किंगडम भी पढ़े हैं। तो प्लांट किंगडम के बारे में हम लोग जाएंगे तो बहुत सारे प्लांट्स की हम लोग चर्चा की है, तो आप लोग जो है उनको देख करके पहचान सकते हैं उनकी किसके बेस पर? मॉर्फोलॉजिकल, अकारिकी के बेस पर। अब देखते हैं अकारिकी का महत्व, इंपॉर्टेंस देखते हैं। तो क्या होती है इंपॉर्टेंस इसकी? अकारिकी मॉर्फोलॉजिकल का ज्ञान जीवों की पहचान के लिए होती है। हम कोई भी जीव को आसानी से हम लोग पहचान सकते हैं मॉर्फोलॉजिकल के बेस पर। दूसरा देखें तो अकारिकी के ज्ञान से जीवों के वर्गीकरण के लिए आधार प्राप्त होता है और इसके अध्ययन से जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नताएं ज्ञात होती है और इसके आकार पर आनुवंशिकता और पारिस्थितिक इत्यादि अध्ययन में मदद मिलती है। अकारिकी के अध्ययन से जीव के स्वास्थ्य और उनमें होने वाली बीमारियों का लक्षण का भी जानकारी मिलती है। ठीक है, समझ में आ गया? जीवों की जानकारी के लिए भी महत्व रखता है और आनुवंशिकता के लिए। ठीक है, इसके जीवों की अवस्था उम्र का ज्ञात करने के लिए भी मॉर्फोलॉजिकल का अध्ययन करते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं, पुष्पी पादपों के भाग। पुष्पी पादपों के भाग मतलब अभी हमने पढ़े हैं कि पुष्पी पादपों में क्या क्या जो भाग होती हैं उनके बारे में मैंने बताया। तो एक बार और देखते हैं, पुष्पी पादपों में बहुत अधिक विभिन्नता पाई जाती है। कौन कौन सी बहुत विविधता कैसे है कि इसके अंतर्गत 2 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक की ऊंचाई वाले प्लांट हो सकते हैं। ठीक है, इसके बावजूद भी बाह्य आकार की संरचना समान पाई जाती है और एक सामान्य प्रारूपिक पुष्पी पादप 2 भागों में डिवाइड रहती हैं। कौन कौन से 2 भाग? जड़ तंत्र रूट सिस्टम और प्ररोह तंत्र शूट सिस्टम। ठीक है, जड़ तंत्र और 2 भाग में डिवाइड किया गया है इसको, जड़ तंत्र और प्ररोह तंत्र। रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। पुष्पी पादपों के 2 भाग हैं, जड़ तंत्र और प्ररोह तंत्र। हमने जड़ तंत्र की बात की है और प्ररोह तंत्र की बात की। ठीक है, अब इसमें जड़ तंत्र पौधों का वह भाग है, जड़ तंत्र पौधों का वह भाग है जो सामान्यतः भूमि के अंदर होती है। ये जो कहला रही है संपूर्ण, यहां से यहां तक देखो, क्या कहलाती है? रूट सिस्टम। जड़ तंत्र कहां होती है? भूमि के निचले भाग, जिसको रूट सिस्टम कहते हैं। शूट सिस्टम भूमि के ऊपरी भाग, जिसको हम लोग शूट सिस्टम कहते हैं। प्ररोह तंत्र, तो याद रखना है कि जड़ तंत्र पौधे का वह भाग होता है जो सामान्यतः भूमि के अंदर रहता है तथा बीज के अंकुरण के समय मूलांकुर के विकसित होता है। याद रखना कि यह भाग प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक जड़ों, जड़ और उनसे निकलने वाली शाखाओं तथा मूल रोगों का बना होता है। अब हम बात करें प्ररोह तंत्र, जिसको शूट सिस्टम कहते हैं। पौधे का वह भाग जो सामान्यतः भूमि के ऊपरी भाग होती है तथा बीज के अंकुरण के समय प्रांकुर
के समय विकसित होती है। यह तना उससे निकलने वाली शाखाओं, पत्ती, पुष्प एवं बीज का बनना होता है। पौधे पर बनने वाली इन रचनाओं को क्या कहते हैं? अंग कहा जाता है। पौधे पर बनने वाले इन अंगों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन सा? कायिक अंग और जनन अंग। कायिक अंग और जनन अंग। तो ये जो है आप लोग को याद रखने वाली बात है और आप लोग पुस्तक में इनको अंडरलाइन कीजिएगा और उनको याद करना है, ठीक है। तो पुष्पी पादपों के भाग जड़ तंत्र, प्ररोह तंत्र, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम मैंने बता दिया। और उसी प्रकार से दो अंग किसे कहा जाता है? संपूर्ण पौधे के जो भाग है वो अंग कहलाते हैं। अंग दो प्रकार के होते हैं, कायिक और जनन अंग। कायिक अंग और जनन अंग के बारे में आगे और देखेंगे, तब समझते हैं। अब हम देखते हैं जड़ की आकारिकी। कायिक अंग में बता देता हूं कि कायिक अंग क्या होता है। कायिक अंग पौधे के पोषण, वृद्धि और मरम्मत इत्यादि में संपन्न होती है। क्या होती है कायिक अंग? पौधों को पोषण प्रदान करना और वृद्धि प्रदान करना, और कहीं पर उनको चोट लग जाती है तो उनमें मरम्मत का कार्य करती है। कौन? कायिक अंग, ठीक है। जनन नाम से स्पष्ट हो रहा है। जनन अंग लैंगिक सूत्र से नए पादपों का निर्माण करती है। जनन अंग मतलब आगे जो है और यदि विकसित करना है प्लांट्स को तो जनन अंग काम करती है ना। तो जड़, तना, पत्ती पौधे कायिक और वर्धी अंग वेजिटेटिव ऑर्गन्स होते हैं, और जबकि पुष्प, फल और बीज पौधे का जनन अंग है। अब हम बात करें जड़ की आकारिकी। तो जड़ की आकारिकी की हम बात करें तो दो भागों में इनको डिवाइड किया गया है, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। दो भागों में, फर्स्ट है मूसला जड़, सेकंड है अपस्थानिक जड़। मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़ दो भागों में इसको डिवाइड किया गया है। तो अब एक एक करके देख लेते हैं कि जड़ की आकार की रूट्स मॉर्फोलॉजी होती क्या है। पौधे का वह भाग जो दो बीजों के अंकुरण के समय मूलांकुर होता है, यानी कि जब बीज बनती है तो उस समय क्या होती है? बीजों के बीज की अंकुरण। मतलब जड़ के आकार की हम बात करें तो जड़ कहाँ से बनेगी? ये मैंने चने का बीज ले लिया और चने के बीज से क्या होती है? अंकुरण निकलती है, ऐसे अंकुरित होती है ना। अंकुरित होकर के नीचे से क्या निकलती है? रूट्स का फॉर्मेशन करती है। तो रूट्स का फॉर्मेशन करती है। यहाँ पे हम बात करें तो ये अंकुरित होने वाले जो पोर्शन है उसे हम लोग क्या करते हैं? मूलांकुर कहा जाता है। और प्रकाश के विपरीत लेकिन जल एवं भूमि की ओर वृद्धि करती है, वही क्या कहलाती है? जड़ कहलाती है, ठीक है। मूसला और अपस्थानिक जड़ के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।